हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। आपकी मेरी हम सब की ज़िंदगी की कहानी। आपके मेरे बीच में, हम सब के बीच में जो सामाजिक रिश्ते नाते होते हैं, जिससे बनता है एक सोशल वेब, सामाजिक ताना बाना, इसके बारे में चैप्टर 2 में हमने देखा था कुछ कॉन्सेप्ट्स। देखो इसको, 1 2 3 एंड 4। एक और बार देख लो, 1 2 3 एंड 4। और चैप्टर 2 के पार्ट 2 में हमने क्या देखा था, 1 एंड 2। और आज बारी है चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 में हम जानेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन। आखिर ये है क्या। ये कुछ बॉडीज़ हैं जिसमें आप हम सब इसके मेंबर होते हैं, और ये हमें उसका मेंबर बना के रखती है। अगर अच्छे काम करते हैं रिवॉर्ड मिलते हैं, नहीं करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, परिवार, विवाह, शादी, रिश्तेदारी। आप देखो इसमें फैमिली, मैरिज, किनशिप में अगर मैरिज ठीक ठाक सब नियम कानून समाज के नियम मान कर हो तो बल्ले बल्ले, और नहीं हो तो फिर कितनी बातें होती हैं, ये तो आप खुद ही जानते हो। पॉलिटिक्स हम सबके ज़िंदगी का हिस्सा। वर्क, ये तो रोज़ ही हमको सबको रोज़गार करना है, सबको कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। धर्म, ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा। और एडुकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम आगे जाकर क्या करेंगे, एडुकेशन ये इसको काफ़ी डिटरमिन करता है। तो इंस्टीट्यूशन के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको याद करो। नंबर 1 इज़ कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है, और नंबर 2 क्या है कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और ये उस देश के कानून के अनुसार परिचालित होते हैं। एक चीज़ याद करो, जरा सा याद करो तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। प्रक्रियावादी मत या फंक्शनलिज्म जो कहती है कि लाइफ में तालमेल, हार्मनी होता है, और दूसरा मत था अरे नहीं नहीं, लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, क्योंकि सब लोग अपना स्वार्थ ही देखते रहते हैं। तो सामाजिक संस्था के बारे में प्रक्रियावादी कहता है कि ये संस्थाएं बनी है सामाजिक ज़रूरतों को, नीड्स ऑफ सोसाइटी को फुलफिल करने के लिए। कैसे? क्योंकि ये अपने मेंबर से कुछ वैल्यूज़, कुछ बिहेवियर्स एक्सपेक्ट करती है। कुछ बिहेवियर्स उनके उन स्टैंडर्ड सेट है, आपको ऐसा करना है, अच्छा करोगे तो आप अच्छे बच्चे अच्छे हो, नहीं करोगे तो आप बुरे हो। तो ये संस्थाएं जो हैं ये कुछ तो होती हैं फॉर्मल, औपचारिक। फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर। देखो बचपन से हम जानते हैं, ठीक काम नहीं करोगे, गलत काम करोगे, कानून के अगेंस्ट जाओगे तो फिर अंदर जाओ। और अनौपचारिक, इनफॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल फैमिली। अगर किसी घर में शादी होनी है, कितने ही लोगों को राय ली जाती है, उनकी मतामत सुनी जाती है, और पंडित जी उनको तो बुलाया जाता है, वो जैसा बोलेंगे उसका भी बहुत महत्व होता है। तो इस तरह आप देख रहे हो ना कि समाज में कितने संबंध बनते हैं, और ये सब एक साथ आके बनाती है एक कॉम्प्लेक्स वेब, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी या समाज। पर संघर्षवादी दृष्टिकोण बिल्कुल उल्टा कहती है, ये सब भूल जाओ, ताना बाना सबकी बात सुनना। समाज में जो पावरफुल है उसी की चलती है। पिक्चर को देखो, जो सबसे ऊपर वो उसी की चल रही है, बाकी सब नीचे। और जो गुट कुछ भी हो, किसी भी टाइप का गुट हो, ये प्रिंसिपल सबके लिए है। जो डोमिनेंट है, प्रभावशाली है, वही जीतेगा, उसी की चलेगी, उसी के विचार सारे ग्रुप का विचार बन जाता है। तो इन दो व्यूज़ को आप एक बार फिर से देख लो, दोनों के बारे में, संस्था के बारे में प्रक्रियावादी क्या कहता है और संघर्षवादी क्या कहता है। समझ गए ना? नहीं समझे तो एक काम करो, आपके जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें आप फंक्शनलिज्म को एक बार लगा दो, और फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट थियोरी को एक बार लगा दो, संघर्षवाद को एक बार लगा दो। अपने आप ही आप समझ जाओगे कि ये दोनों सामाजिक संस्था के लिए क्या कहती है। चलो अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, जो है परिवार, विवाह और नातेदारी, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। इन ऑल सोसाइटीज़ ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परिवार इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो सब सदस्यों को एक साथ रहती है, उनका केयर करती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। कई बार ना परिवार अपॉर्चुनिटी लेने से रोकती भी है। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़की पढ़ना चाहती है विदेश में जाके, तो कुछ परिवार कहेंगे बिल्कुल जाओ, बहुत उत्साह देंगे, और कुछ कहेंगे कहीं नहीं जाना, यहीं पे रहो, घर पे रह के पढ़ो। तो दोनों ही टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। अब कौन सा क्या होगा, इस काफ़ी डिपेंड करता है परिवार की संरचना पर, स्ट्रक्चर पर। प्रक्रियावादी मत जो फंक्शनलिज्म है वो कहते हैं परिवार में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक मेंबर बाहर जाकर संसाधन जुटाता है, रिसोर्सेज जुटाता है, जिससे परिवार चलता है, और दूसरा मेंबर घर में रहकर बच्चों और परिवार को संभालते हैं। आपके परिवार में इसको लागू करके देखो ना, आपका परिवार में डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है। पितृतांत्रिक जो समाज है, पुरुषतांत्रिक समाज जो है, उसमें अधिकतर पुरुष बाहर काम करने जाते हैं और स्त्रियां घर पे रहती हैं, और फैमिली में पुरुष का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, उनका बहुत बोलबाला होता है।
अगर किसी कारण से ना खुदा न खास्ता अगर परिवार में कोई पुरुष नहीं है, उसकी डेथ हो गई या कुछ हुआ, तो वो उस परिवार में स्त्री मुखिया का भूमिका निभाती है, अदरवाइज नो। पर आप देखो आज के दिन ये कुछ बदल रहा है ना, कितनी सारी स्त्रियां भी तो बाहर जा रही हैं, हर किस्म का काम कर रही हैं बाहर जाकर। दूसरा टाइप का समाज है मातृतांत्रिक समाज या मैट्रियार्कल फैमिली, जहां विमेन आर मोर डोमिनेंट। इसमें आप देखोगे यही डिसीजन लेती हैं, एक परिवार में जो सबसे एल्डेस्ट लेडी हैं, जो प्रधान हैं, वही सब डिसीजन लेती हैं। और मातृतांत्रिक समाज की एक खासियत क्या है, शादी के बाद जो हस्बैंड है वो वाइफ के फैमिली के साथ रहने चले जाते हैं, तो वो वाइफ के घर में रहते हैं। और पुरुषतांत्रिक समाज में क्या होता है, जो लड़की है वो पति के घर में जाकर रहती है। तो आपका परिवार किस टाइप का है, पुरुषतांत्रिक या मातृतांत्रिक, जरा सोचो तो। चलो अब हम कुछ और नई नई परिभाषाएं देखेंगे, नई डेफिनेशंस देखेंगे। इजंट इट इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है ना। अब हम देखेंगे पितृतंत्र और पितृवंश, इसमें क्या डिफरेंस है, मातृतंत्र और मातृवंश। चलो देखते हैं। पितृवंश मतलब जिस परिवार में एक नवजात शिशु पैदा होता है और उस शिशु को अपने पिता का सरनेम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, गुप्ता जी के घर में एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम होगा, उसका सरनेम होगा गुप्ता, इसको कहते हैं पितृवंश। पिता का सरनेम, पिता का पद भी उसको मिलता है। और पितृतंत्र, इसका मतलब क्या है, हमने तो देखा ही है, घर का मुखिया पुरुष है। और मातृतंत्र क्या चीज़ है, मातृवंश, जहाँ बच्चे को माँ की पदवी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माँ का पदवी है शर्मा, तो जो बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी उसका सरनेम हो जाएगा शर्मा। और मातृतांत्रिक समाज, जहाँ परिवार की मुखिया स्त्री होती है। तो इन दोनों को आप एक बार ठीक अच्छी तरह से समझो और सोचो कि आपका परिवार किस टाइप का है। सोच लिया, वेरी गुड। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे मूल परिवार और संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मतलब पापा मम्मी बच्चे, और जॉइंट फैमिली मतलब कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, ये है जॉइंट फैमिली। तो कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि भारत में ना अब जॉइंट फैमिली की नंबर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में बुजुर्गों की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और कुछ और समाजशास्त्री कहते हैं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, पति पत्नी दोनों बाहर आजकल काम करने जाते हैं ना, तो घर का देखभाल कौन करेगा, जो बुजुर्ग घर में है वही करेंगे, वो देखभाल करेंगे। कुछ और समाजशास्त्री कहते हैं बिल्कुल नहीं, बड़े शहरों में मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली की संख्या बढ़ रही है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। तो बड़े कहाँ जाते हैं, बुजुर्ग कहाँ जाते हैं, वो ओल्ड पीपल होम में जाके रहते हैं, या तो नहीं तो वो अपने गांव में वापस चले जाते हैं। तो अलग अलग मत है। आप अपने चारों तरफ क्या देख रहे हो, इसके बारे सोच के बताओ तो। मूल परिवार ज़्यादा देख रहे हो या जॉइंट फैमिली ज़्यादा देख रहे हो। परिवार का दूसरे सामाजिक संस्थाओं के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग नाता रहता है। जैसे कि आप देखो, ये 4 सामाजिक मैं आपको दिखा रही हूँ संस्थाएं। पहला वाला हम देखते हैं परिवार और राजनीति, फैमिली एंड पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। इसको आप समझो। जर्मनी में ना फैमिली वेलफेयर के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिनके बच्चे हैं उनको टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो 1990 के जो डेकेड था, दशक था, उसमें जर्मनी में ये परिवार कल्याण के कार्यक्रम बंद कर दिए गए। गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि लोगों ने शादी करना बंद कर दिया। लोग कह रहे थे शादी करेंगे बच्चे होंगे, कोई बेनिफिट तो मिलना नहीं है, क्यों शादी करना। हमारे देश में लोग ऐसा तो नहीं सोचते ना, पर ऐसे जर्मनी के लोग सोच रहे थे। तो आप देख रहे हो पॉलिटिक्स का रोल फैमिली के अंदर। चलो इसको भी देखते हैं, इकोनॉमिक्स और जेंडर, इसके साथ परिवार का क्या रोल होता है। देखो आपने चारों तरफ देखो, कितने ही परिवार में आप देखोगे बेटे का बड़ा बोलबाला होता है, बेटा मन लगा के पढ़ो, बेटा आपको बड़े होकर बहुत कुछ करना है, बेटा आपको ये करना है वो करना है। बेटी भी पढ़ती है, पर बेटी को साथ साथ कहा जाता है आप 4 काम और भी सीखो, क्योंकि आपको घर भी संभालना है। तो मान्यता यही है कि लड़की तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, तो उसको इतना पढ़ा लिखा कर क्या होगा, पर लड़का बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा। क्यों, ये सोच के आज भी चालू है। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आज भी बहुत जगह ये सोच चालू है। एक और होता है स्त्री भ्रूण हत्या, यानी कि बच्ची को पैदा होने से पहले ही मार डाला जाता है। क्यों ऐसा नृशंस काम क्यों होता है, और इसका आंसर है एक वर्ड में, और वो है शादी।
यस, मैरिज। शादी के टाइम पर कितने ही जगह इतना दहेज देना पड़ता है, बर्तन, रुपए पैसे, सोना चांदी, गाड़ी, मकान, ज़मीन जायदाद, कि पेरेंट्स एकदम पागल हो जाते हैं। और इसी सोच के, इसी घबराहट में उनको लगता है कि हम क्या करें, लड़की होगी तो क्या करेंगे, इसलिए वो लड़की को स्त्री भ्रूण की हत्या कर देते हैं। ये अच्छा काम है? आपको क्या लगता है? आप सोचो ज़रा इसके बारे में। तो अब तक आपने परिवार के बारे में क्या क्या समझा, एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ गए इस चीज़ को? अच्छी तरह समझ गए? वेरी गुड। तो चलो अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया में जा रहे हैं, जो है विवाह नाम का संस्था, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अलग अलग समाज में इसकी प्रकृति अलग होती है, पर ये इम्पॉर्टेंट हर समाज में होता है। दो चीज़ें में इसका डिफ्रेंसिएशन होता है। सबसे पहला कि विवाह के रूप, इसके दो हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है कि कितने साथियों, विवाह में कितने लोग हैं। तो देखो, एक तरीके का विवाह जिसको हम कहते हैं मोनोगमी या एक विवाह, जिसमें एक समय में स्त्री का एक पति और पुरुष की एक पत्नी, सिंगल स्पाउस एट ए टाइम फॉर बोथ द मैन एंड वुमेन। अगर किसी कारण से पति या पत्नी का मृत्यु हो जाता है या तलाक हो जाता है, तब वो एक और शादी कर सकते हैं, पर एक साथ एक से ज़्यादा शादी नहीं हो सकती। और कुछ समाजें तो ऐसी हैं जहाँ विधवाएं फिर शादी करती ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ पे है पॉलीगमी या बहुविवाह, यानी कि एक समय में बहुत सारे साथी होना। फॉर एग्जाम्पल बहुपत्नी प्रथा, जिसको कहते हैं पॉलीगाइनी, हस्बैंड एक है और वाइफ्स पत्नियां कई होती हैं यहाँ पे। और दूसरा होता है पॉलीएंड्री, यानी कि बहुपति प्रथा। ये नॉर्मली आप देखोगे ऐसे समाजों में जहाँ आर्थिक स्थिति बहुत ही भयंकर है, बहुत कठोर है। यहाँ एक ही पत्नी और अनेक सारे हस्बैंड से क्या होता है कि बच्चों की संख्या कम होती है, और एक ही पत्नी होती है तो बच्चों का देखभाल भी अच्छी तरह से हो जाता है। इसलिए इसको पॉलीएंड्री, ये बहुत ही पॉवर्टी वाले समाज में आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को एक बार फिर से देख लो, इसको समझ गए आप? अच्छा, दूसरा तरीका जो है वो है विवाह निश्चित करने के नियम, रूल्स ऑफ अरेंजिंग मैरिज। चलो इसको देखते हैं। एक तो होता है अंतर विवाह या एंडोगमी, यानी कि अपने ही सांस्कृतिक ग्रुप, अपने ही कल्चरल ग्रुप के अंदर शादी करना। जैसे आप देखते हो इंडिया में कास्ट का कितना बोलबाला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अपने कास्ट के जो हैं वो प्योर हैं, अपनी जाति के जो हैं, दूसरे जाति के जो हैं वो इतने प्योर नहीं हैं। ये तो आप जानते ही हो इसके बारे में। शादी के टाइम पे कितनी बातें होती हैं, गोत्र क्या है, जाति, नस्ल, प्रजाति, धर्म, क्लैन, कास्ट, रेस, एथनिक और रिलीजियस ग्रुप, इन सब के बारे में चर्चा होती है। दूसरा तरीका जो है उसको हम कहते हैं बहिर्विवाह या एक्सोगमी, यानी कि अपने संबंधित समूह के बाहर जाके शादी करना। एक तो होता है जाति गोत्र के बाहर विवाह, जिसको हम कहते हैं लिनिएज एक्सोगमी। सिंपल टर्म में देखो तो इसको कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। ये तो टर्म आप जानते ही हो। इंटरकास्ट मैरिज होता है तो आप सोचो, आप अपने चारों तरफ क्या देखा है, कहीं कहीं तो इतना हंगामा हो जाता है। और दूसरा होता है विलेज एक्सोगमी, यानी कि गांव के बाहर विवाह, यानी अपने गांव से दूर किसी गांव में लड़की की शादी करवाना। क्यों? क्योंकि एक मान्यता है कि अगर पास में हो तो लड़की के घर के लोग बार बार उसके ससुराल में आएंगे और लड़की भी बार बार अपने मायके जाएगी। ताकि ये ना हो, इसलिए दूर किसी जगह पे, विलेज एक्सोगमी, दूर जगह पे शादी करवाते हैं। तो विवाह निश्चित करने के नियम एक बार फिर से देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिवार और नाते, फैमिली एंड किनशिप्स। ये क्या चीज़ है? परिवार तो आप समझ ही गए हो, ये एक संस्था है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ लोग नातेदारी से जुड़े हुए हैं और जहाँ बड़े जो हैं वो छोटों का भरण पोषण करते हैं। तो नातेदारी क्या चीज़ है? नातेदारी जो किनशिप, रिलेशनशिप, संबंध, ये बनते हैं दो तरीके से। एक तो होता है शादी से, विवाह से। सपोज़ आपके भैया की शादी हुई या बहन की शादी हुई, तो आपकी जो भाभी आएंगी या जीजा जी आएंगे, उनका परिवार और आपका परिवार अब रिश्तेदार बन गए ना, तो विवाह के थ्रू रिश्तेदारी बनी। और दूसरा होता है आपकी भाभी या आपकी बहन के जब बच्चे होते हैं तो रक्त संबंध से ये बच्चे आपके परिवार और आपके जीजा जी के या आपके भाभी के परिवार दोनों के मेंबर बन जाते हैं। तो ये है रक्त संबंध से। इसको एक बार फिर से देख लो। एक तो होता है जन्म का परिवार, जहां आप जन्मे हो या रक्त संबंध, और दूसरा होता है प्रजनन का परिवार, जो विवाह से संबंध हुए हैं। समझ गए इसको आप? तो नाते और किनशिप को अच्छी तरह से समझ लो। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सोशल इंस्टीट्यूशंस और उसमें कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको हमने देखा। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इस चीज़ को।
तो बच्चों, क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय तो आप जानते ही हो। पहले वीडियो देखो, फिर चैप्टर देखो, फिर वीडियो देखो। 5 मिनट में चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया, बिल्कुल इस तरह एग्जाम्पल के साथ आंसर्स लिखना, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, प्रॉमिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।